चलिए आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का जो हमारा चैप्टर नंबर 9 है रे ऑप्टिक्स। उसमें से भी हमारे लिए 4 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनको हम लोग वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन के नाम से जानते हैं या केस बेस्ड क्वेश्चन के नाम से जानते हैं, है ना। तो मेरे पास टेक्स्ट बुक है परीक्षा सार और ये एडिशन है 2026 की। इसमें लगभग 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके चैप्टर 9 से, ठीक है, वैल्यू बेस्ड के। तो हम इन 6 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे और यही कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे या इनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो इन 6 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस सफिशिएंट होगी चैप्टर 9 से 4 मार्क स्कोर करने के लिए, ठीक है। शुरू करें। पहला सवाल, पहला क्वेश्चन है, रमन वॉज ड्राइविंग द कार। रमन क्या कर रहा है? कार चला रहा है। His wife सुनीता was sitting nearby on the left side. उसकी वाइफ सुनीता उसके जस्ट बगल में बैठी हुई है, जहां पर ड्राइवर होता है उसके बगल वाली सीट में, ठीक। सुनीता saw in the left side mirror that a woman was coming from behind on a scooty. सुनीता जो बगल में बैठी हुई थी ड्राइवर के, अपने हस्बैंड के, वो बगल में मिरर लगा होता है कार में, साइड व्यू मिरर पीछे देखने के लिए, ठीक। उसमें देखती है तो उसको क्या दिखता है मिरर के अंदर कि पीछे से एक महिला आ रही है स्कूटी चलाते हुए। कौन से मिरर में? अब मैं पहले से बता देता हूं, ध्यान से समझिए। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आगे, उन क्वेश्चनों का इस पैराग्राफ से कोई लेना देना नहीं होता। तो आपको इस पैराग्राफ को पढ़ के कीवर्ड्स खोजने हैं। क्या करने हैं? कीवर्ड्स। क्या खोजने हैं? कीवर्ड्स, ठीक है। अब उस कीवर्ड से आपका ध्यान तुरंत उस टॉपिक की तरफ चले जाना चाहिए जहां पर आपको पैराग्राफ ले जाना चाहता है, समझे? क्या करना है? ध्यान कहां जाएगा? ध्यान कहां जाएगा? कीवर्ड से पता चलेगा कि हमको टॉपिक, किस टॉपिक पर क्वेश्चन ले जाना चाहता है, समझ गए? जैसे यहां पर कीवर्ड क्या है? सुनीता सॉ इन द लेफ्ट साइड मिरर दैट अ वुमन वाज कमिंग फ्रॉम बिहाइंड ऑन अ स्कूटी। सुनीता ने कार के बगल में जो लेफ्ट साइड मिरर लगा होता है उसमें देखा, उसमें दिखा कि पीछे से एक महिला आ रही है स्कूटी चलाते हुए। तो इसमें कीवर्ड क्या है? वो मिरर, जो साइड व्यू मिरर होता है। तो मिरर पर ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब वो मिरर कौन सा होता है जो गाड़ियों में लगता है? कॉनकेव की कॉन्वेक्स? कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर होता है जी। कौन सा? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, जिसको रियर व्यू मिरर भी बोलते हैं, पीछे देखने का मिरर, ठीक। तो पूरा ध्यान आपका चले जाना चाहिए आपके टॉपिक पर, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर पर। कॉन्वेक्स मिरर में 2 केस बनते हैं, याद है? एक ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा हो तो उसका इमेज फोकस पर बनता है, रियल कि वर्चुअल? वर्चुअल, ठीक है। और एक ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी रखा हो तो भी वो वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है, सीधा छोटा सा बनता है, ऑन द सेम साइड। आई बात समझ? चलो जी आगे देखो। सेम साइड की मिरर की उस पार, उस पार वर्चुअल इमेज बनता है ना, स्ट्रेट, ठीक। आगे क्वेश्चन बोलता है, हर सारी वॉज टचिंग द व्हील। सुनीता ने जब साइड मिरर में देखा कि एक महिला आ रही है स्कूटी से चलाते हुए, स्कूटी चलती हुई, तो उसमें देखा कि महिला की जो साड़ी है वो स्कूटी की व्हील के पास टच हो रहा है। और ये बड़ा एक्सीडेंटल मामला होता है, आपने देखा है बाइक में महिलाएं जब पीछे बैठी रहती हैं और साड़ी या पल्लू उनका अगर चक्के के पास जाता है और एक बार फंस गया चक्के में तो कपड़ा रोल आउट होकर सीधे महिला नीचे गिरती है, कपड़ा नहीं फट सकता है ना जी। और वो पहुंच जाती है एकदम, हाथ पैर उसका सट जाता है गाड़ी से, क्योंकि कपड़ा खींच लेता है। समझ आई बात? ये देखा है मैंने, तो देखा है, आपने भी पता नहीं देखा होगा कि नहीं। साइकिल वाइकिल में भी ऐसा होता है, ठीक है, ठीक। सुनीता स्टॉप द कार। सुनीता ने क्या किया? कार को रुकवाया अपने पति से। शी गॉट आउट ऑफ द कार, कार से बाहर निकली। स्टॉप द वुमेन एंड मेड हर अवेयर ऑफ द पॉसिबल एक्सीडेंट। स्कूटी से आती हुई महिला को उसने रुकवाया और उसको इसके बारे में बताया कि भैया इससे एक्सीडेंट हो सकता है, आपका जो साड़ी का पल्लू व्हील के पास टच हो रहा है, बाई चांस अगर वो कपड़ा फंस गया व्हील में तो फिर आप तो व्हील में ही चले जाएंगे, तो इससे एक्सीडेंट के चांस है, आप चलती हुई गाड़ी से गिर जाएंगी। तो उसको पॉसिबल जो भी एक्सीडेंटल केस हो सकता था वो समझाया। किसने? सुनीता ने। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इस पूरे सिचुएशन के बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा और क्वेश्चन का पैराग्राफ से कोई लेना देना नहीं रहेगा, वो कीवर्ड जो बताया है उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट वैल्यू डिड सुनीता डेमोन्स्ट्रेट। सुनीता में आपको कौन सा वैल्यू दिखता है, कौन सा गुण दिखता है?
और तो आप बहुत सारे लिख सकते हैं, आपने चैप्टर 6 में सीख लिया, चैप्टर 7 में सीख लिया, अवेयरनेस, काइंडनेस, हेल्पिंग नेचर, फलाना ढेकाना, जितने अच्छे शब्द आप यूज कर सकते हैं इस लाइन में यूज कर लीजिए। तो इसमें क्या यूज किया है, सुनीता डेमोन्स्ट्रेटेड द वैल्यूज ऑफ बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, अच्छी बात है। सिंपैथी, सिंपैथी किसको बोलते हैं, दया की भावना, सिंपैथी टुवर्ड्स अदर, अवेयरनेस, हेल्पिंग नेचर, ऐसे करके आप आंसर बना सकते हैं। यानी इस क्वेश्चन के आंसर में कोई कैद बंद नहीं होता कि आप क्या शब्द यूज करें क्या ना करें, आपको जो भी अच्छे शब्द मिलते हैं आप यूज कर सकते हैं, है ना जी। दूसरा क्वेश्चन, अब ये आया टॉपिक के ऊपर, विच मिरर इज यूज्ड फॉर रियर व्यू इन व्हीकल्स एंड व्हाई, कॉन्वेक्स मिरर। आप पूछता क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में पीछे की दुनिया का पूरा इमेज छोटे से साइज में दिखता है, सब कुछ। इसको अपने शब्दों में लिख सकते हो, इसके आंसर की कोई जरूरत नहीं है। इन्होंने क्या आंसर बनाया है, कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड इन व्हीकल्स टू सी रियर व्यू, पीछे का व्यू देखने के लिए कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है। रीजन क्या है, वाई का आंसर, द रीजन फॉर दिस इज दैट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज स्ट्रेट, सीधा बनता है, एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ये तो आप लिख सकते हैं, वैसे पता हमको। Therefore, a convex mirror is able to show large field of view, यानी पीछे कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट हो उसका इमेज वो छोटे सी जगह पर दिखा देता है, उसका फील्ड व्यू बड़ा होता है छोटे सी जगह पर। ठीक है, तो ये दो बातें जरूर लिखनी है इसमें कि इमेज इन द कॉन्वेक्स मिरर इज स्ट्रेट या इरेक्ट एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। समझ आया? ठीक। अगला क्वेश्चन, नेम द मिरर इन विच रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी फॉर्म। उस मिरर का नाम बताओ जिसमें किसी ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनता है। कॉनकेव मिरर, शुरू के 5 केस में रियल इमेज बनता है, 6वें केस में वर्चुअल बनता है। तो 5 केस में तो रियल बनता है, तो कौन सा मिरर है वो, कॉनकेव मिरर बन जाएगा। ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक हो गया, लिख लेंगे कि नहीं लिख पाएंगे, लिख लेंगे। चलो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, वन डे चेतन्स मदर सडनली हैड अनबियरेबल स्टमक पेन। एक दिन अचानक से चेतन की मम्मी के पेट में असहनीय दर्द शुरू हो गया, असहनीय। शी वॉज इमीडिएटली टेकन टू द डॉक्टर, उनको तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया गया। किसको, चेतन की मम्मी को। आफ्टर एग्जामिनेशन, जांच पड़ताल करने के बाद, डॉक्टर ने एग्जामिन किया होगा, टेस्ट किया होगा, जांच पड़ताल किया होगा, चेक किया होगा। द डॉक्टर एडवाइज्ड फॉर इमीडिएट एंडोस्कोपी, डॉक्टर ने चेतन को क्या सलाह दिया, एंडोस्कोपी कराना पड़ेगा। ये कीवर्ड है एंडोस्कोपी, इससे आपका ध्यान कहां चले जाना चाहिए, जहां आपने एंडोस्कोपी पढ़ा है। एंडोस्कोपी कहां पढ़ा है, ऑप्टिकल फाइबर में, TIR के अंदर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो एंडोस्कोपी किसके ऊपर वर्क करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर। एंडोस्कोपी है क्या, ऑप्टिकल फाइबर, उसी से ना बनता है, उसमें लाइट लगा के, कैमरा लगा के अंदर भेजते हैं तो टेस्ट होता है, फोटो खींचता है। तो ये शब्द सुन के आपका ध्यान तुरंत कहां चले जाना चाहिए, ऑप्टिकल फाइबर के पास, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के पास। ये कीवर्ड है, ठीक। एंड ऑल्सो प्रेजेंटेड एन एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर इट, डॉक्टर ने चेतन को सलाह दिया कि भैया एंडोस्कोपी कराना पड़ेगा अम्मा जी का, और साथ में एंडोस्कोपी कराने में खर्चा कितना आएगा वो भी बता दिया, कॉस्ट कितना लगेगा। ठीक। चेतन कॉन्टेक्टेड हिज क्लास टीचर एंड इन्फॉर्म हिम अबाउट हिज मदर्स प्रॉब्लम, चेतन ने अपने क्लास टीचर से संपर्क किया और अपनी मम्मी की समस्याओं के बारे में उनको बताया। क्लास टीचर से संपर्क करने की क्या जरूरत थी, हो सकता है चेतन गरीब आदमी हो, उसके पास पैसा ना हो, क्योंकि डॉक्टर ने पैसा बता दिया है, तो टीचर से सहायता ले रहा हो अपनी मम्मी की परेशानी बता के। ठीक, ओके। द क्लास टीचर अरेंज्ड फॉर द मनी एंड ही हिमसेल्फ रीच द हॉस्पिटल, टीचर ने समझदारी दिखाते हुए पैसा चंदा किया, इकट्ठा किया, और खुद भी उनकी मम्मी को देखने के लिए अस्पताल पहुंच गया। नोइंग दैट चेतन वॉज अ मेंबर ऑफ अ फैमिली लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, जब ये पता चला कि चेतन गरीबी रेखा के अंतर्गत रहने वाला एक फैमिली का मेंबर है, द डॉक्टर प्रोवाइड रिलीफ इन द टेस्ट फी, तो डॉक्टर ने जो उनकी फीस थी टेस्ट की उनमें से कुछ छूट दे दिया, क्योंकि वो गरीबी रेखा के अंतर्गत आ रहा है, गरीब परिवार से बिलोंग करता है। ठीक। द टेस्ट वॉज कंप्लीटेड सक्सेसफुली, टेस्ट पूरी तरह से हो गया सक्सेसफुली, और पैराग्राफ खत्म हो गया हमारा। ठीक।
अब बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपसे कुछ सवाल पूछ रहा है। अब मैंने बताया ना, क्वेश्चन का कोई लेना देना नहीं है पैराग्राफ से। ये इंग्लिश के पैराग्राफ नहीं है कि उसका आंसर भी उसी पैराग्राफ में छुपा है। यहाँ पे कीवर्ड मिलेगा एंडोस्कोपी, और वो आपको टॉपिक तक ले जाएगा जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हम उस टॉपिक तक पहुंच जाएंगे। एंडोस्कोपी से ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तक पहुंच गए। शुरू करें। पहला सवाल, विच प्रिंसिपल ऑफ लाइट इज यूज्ड इन एंडोस्कोपी? लाइट का कौन सा प्रिंसिपल एंडोस्कोपी में यूज किया जाता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक हो गया, एक शब्द में लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ब्रीफली एक्सप्लेन द वैल्यूज रिफ्लेक्टेड इन द एक्टिविटीज ऑफ टीचर। टीचर ने ये जो काम किया, चंदा इकट्ठा करके खुद देखने भी पहुंच गए, हालचाल लेने, इस एक्टिविटी ऑफ टीचर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हेल्पिंग नेचर और अवेयरनेस और सिंपैथी टुवर्ड्स देयर स्टूडेंट, या टुवर्ड्स या गुड सिटीजन भी लिख सकते हैं, अच्छे नागरिक होने का भी, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन लिख सकते हैं। ऐसे करके बड़े अच्छे अच्छे शब्द लिख सकते हैं। इसमें क्या आंसर बनाया है? पहले क्वेश्चन का आंसर है द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज यूज्ड इन एंडोस्कोपी, लिख लेंगे आप इसी तरह। दूसरा, टीचर के बारे में क्या लिखा है? द टीचर प्रेजेंटेड एन एग्जांपल ऑफ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द स्टूडेंट एज टू हाउ टू हेल्प अ नीडी पर्सन, यानी जरूरतमंदों की सहायता किस प्रकार से की जाती है, इसके लिए उन्होंने एक रोल मॉडल सेट किया, अपने आप को मदद करके दिखाया। ठीक है। तीसरा जो सवाल है वो डॉक्टर साहब के ऊपर है। हाउ विल यू एसेस द डॉक्टर्स रिस्पॉन्स इन द गिवन सर्कमस्टांसेस? इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए आप डॉक्टर के रोल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे भाई? ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ह्यूमैनिटी, काइंडनेस टुवर्ड्स पुअर फैमिली, फी कंसेशन टुवर्ड्स पुअर फैमिली, ऐसे करके अच्छे शब्द आप डॉक्टर के लिए यूज कर लीजिएगा, डॉक्टर साहब भी खुश हो जाएंगे, है ना जी। तो इस तरह करके आप अपने आंसर बना सकते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन हुआ हमारा। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। रोहन कलेक्टेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मिरर एंड लेंसेज। रोहन ने मिरर और लेंस से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन जमा की अपने पास। वो इंफॉर्मेशन क्या है? कुछ नहीं, मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, मिरर का मैग्निफिकेशन, लेंस का मैग्निफिकेशन। ये 2 पॉइंट में आपको दिख जाएगा। पहले पॉइंट में क्या लिखा है देखो, पहला नंबर, क्या इंफॉर्मेशन जमा किया? 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f इज कॉल्ड मिरर। ये मिरर फार्मूला आप जानते हैं, आपने न्यूमेरिकल भी बनाया। एंड 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f, इट इज कॉल्ड लेंस फार्मूला, थिन लेंस फार्मूला। ठीक। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या जमा किया? देयर इज ए मैग्निफिकेशन फार्मूला फॉर मिरर विच इज m इज इक्वल टू -v/u, एंड देयर इज ए मैग्निफिकेशन फार्मूला फॉर लेंस विच इज m इज इक्वल टू +v/u। तो मैग्निफिकेशन के 2 फार्मूले मिरर और लेंस के, और मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला, ये 4 चीजें उसने जमा कर ली अपने पास। ठीक, समझ गए। अब क्वेश्चन आगे तीसरे पॉइंट पे क्या लिखता है? ए कॉनकेव मिरर फॉर्म्स बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज। मालूम है कॉनकेव मिरर की बात हो रही है, याद कीजिए। कॉनकेव मिरर में 6 केस होते हैं। शुरू के 5 केस में रियल इमेज, इन्वर्टेड, छोटा साइज, बड़ा साइज, इक्वल साइज और बड़ा साइज, है ना। और 5वें केस, 6वें केस में इरेक्ट इमेज, वर्चुअल इमेज, और छोटा इमेज नहीं, बड़ा इमेज। मेकअप मेंस मिरर उसीलिए तो उसको कहते हैं मेकअप मेंस मिरर, 6वें केस की वजह से कहते हैं, है ना जी। तो तीसरे पॉइंट में लिखता है क्वेश्चन, ए कॉनकेव मिरर फॉर्म्स बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज। कॉनकेव मिरर रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल इमेज बनाता है, दोनों बनाता है। बट ए कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स ए वर्चुअल इमेज विच इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। लेकिन कॉनकेव लेंस जो है वो हमेशा कैसे इमेज बनाता है? वर्चुअल। अब कॉनकेव लेंस कैसा बनता है? ऐसा नहीं रहता, ऐसा बीच में कांच भरा रहता है, और इसमें 2 केस बनते हैं। कितने केस? और दोनों में वर्चुअल इमेज बनता है, 2 केस। कॉनकेव मिरर में 6 केस और कॉनकेव लेंस में 2 केस। इसमें वर्चुअल इमेज बनता है, सीधा इमेज बनता है। याद आया? नहीं आया? आया, दोनों पढ़ा आपने ना। विच इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। और लेंस से जब इमेज बनता है कॉनकेव के, उसमें हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज बनता है। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोल रहा है क्वेश्चन? कॉनकेव मिरर में 6 केस होते हैं जिसमें रियल इमेज भी बनता है और वर्चुअल इमेज बनता है कॉनकेव मिरर में। लेकिन कॉनकेव लेंस में सिर्फ 2 केसेस हैं और उसमें सिर्फ वर्चुअल इमेज बनता है, ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज बनता है। क्या ये बात समझ गए? चौथे पॉइंट को देखो। इन अ कॉन्वेक्स मिरर ए वर्चुअल इमेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज फाउंड।
बट इन अ कॉन्वेक्स लेंस बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज आर फॉर्म। उल्टा होता है इसमें, कॉन्वेक्स में क्या होता है याद करिए। कॉन्वेक्स मिरर में 2 केस होता है, कॉनकेव मिरर में 6 केस, कॉन्वेक्स में 2, और कॉन्वेक्स मिरर में वही रियर व्यू मिरर है ना, उसमें 2 ही केस ना होते, एक ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो, इमेज फोकस पर पॉइंट साइज का बनता है, और एक ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी हो तो इमेज छोटा सा बनता है, इरेक्ट सीधा। समझ में आया? कहां बनता है? पोल और फोकस के बीच में बनता है, छोटा सा। ठीक है। और कॉनकेव कॉन्वेक्स की बात याद करो, कॉन्वेक्स मिरर के 2 केस, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस के 6 केस। शुरू के 5 केस में क्या होता है? रियल इमेज बनता है लेंस के उस पार, और 6वें केस में क्या बनता है? ऑन द सेम साइड बड़ा सा वर्चुअल इमेज बनता है। कॉन्वेक्स लेंस की बात है, ठीक है। इन अ कॉन्वेक्स मिरर ए वर्चुअल इमेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज फॉर्म, बट इन अ कॉन्वेक्स लेंस बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज आर फॉर्म। दोनों केसेस आपने पढ़े हुए हैं। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब आपको सिचुएशन दे रहा है क्वेश्चन, रोहन शेयर्ड द अबव इंफॉर्मेशन विथ हिज क्लासमेट्स। ये जो डाटा आपको मैंने बताया, इस डाटा को उसने किसके साथ शेयर किया? अपने क्लास के बच्चों के साथ शेयर किया। अब आपसे 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछता है लाइक रोहन, बिल्कुल रोहन के जैसे, यू शुड ऑल्सो गिव इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मिरर एंड लेंस इन 2 पॉइंट्स। हमने आपको भी रोहन की तरह लेंस और मिरर से रिलेटेड 2 पॉइंट में इंफॉर्मेशन दे दिया जो ऊपर लिखा हुआ है, मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, है ना, और मैग्निफिकेशन दोनों का। और कॉनकेव मिरर में 6 केस, कॉनकेव लेंस में 2 केस। कॉनकेव मिरर में रियल वर्चुअल दोनों इमेज बनते हैं, और कॉनकेव लेंस में 2 केस, हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज सीधा बनता है। कॉन्वेक्स मिरर में 2 केस होते हैं, उसमें हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है। कॉन्वेक्स लेंस में 6 केस, रियल वर्चुअल दोनों बनते हैं उसमें। ये सारा इंफॉर्मेशन आपको दे दिया 2 पॉइंट में। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, द एक्शन विच इज ट्रू फॉर मिरर इज नॉट ट्रू फॉर लेंस। जो चीज मिरर के लिए सच होती है वो लेंस के लिए सच नहीं होती। यानी इसको ऐसे कहना चाहिए, जो काम मिरर कर सकता है वो लेंस नहीं कर सकता। बताइए, हमने सारा डाटा आपको इंफॉर्मेशन के तौर पे दे दिया जो रोहन को दिया हुआ है। तो जो काम लेंस कर सकता है वो मिरर नहीं कर सकता, और जो मिरर कर सकता है वो लेंस नहीं कर सकता। जो बात मिरर के लिए लिखी हुई है वो लेंस के लिए गलत है, और जो लेंस के लिए लिखी हुई है वो मिरर के लिए गलत है ना जी। ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप क्या देंगे? 2 पॉइंट में आंसर देना है। तो पहला पॉइंट उन्होंने चुना मैकेनिज्म, और दूसरा पॉइंट चुना फोकल ज्योमेट्री। मैकेनिज्म मतलब मैकेनिज्म लेंस और मिरर का कंपैरिजन करा रहा है ना। ऊपर के 2 पॉइंट में लेंस और मिरर का ही इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। पहले पॉइंट में मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, दूसरे पॉइंट में मैग्निफिकेशन लेंस, मैग्निफिकेशन मिरर। आपको हमने ये इंफॉर्मेशन दे दिया, और आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ जो चीज मिरर के लिए सच है वो लेंस के लिए फॉल्स, और जो लेंस के लिए ट्रू है वो मिरर के लिए फॉल्स। बताइए, 2 पॉइंट में आंसर दीजिए। पहला पॉइंट क्या दिया? मैकेनिज्म, यानी लेंस और मिरर के काम करने का प्रिंसिपल, कि दोनों किस प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं, उनका काम करने का तरीका क्या है, मैकेनिज्म क्या है। तो मिरर फिजिक्स के किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, या लाइट के किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? आंसर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर। मिरर से लाइट टकरा के सेम मीडियम में लौट जाती है, मिरर से, उसमें छन की दूसरी तरफ नहीं जाती। लेकिन लेंस में लाइट अंदर जाती है ग्लास के, और बाहर निकल जाती है, दूसरी तरफ जाती है। यानी मिरर में होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन या फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन से इमेज फॉर्मेशन होता है, और लेंस में बाय द रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन इमेज फॉर्मेशन होता है। इसलिए दोनों के नियम अलग अलग हैं। तो इसमें आंसर क्या बना है? मैकेनिज्म में मिरर फॉर्म्स इमेज बाय रिफ्लेक्शन एंड लेंस फॉर्म्स इमेज बाय रिफ्रैक्शन, बन जाएगा। ये मैकेनिज्म हो गया। दूसरा फोकल लेंथ, फोकल ज्योमेट्री का मतलब फोकल लेंथ। याद करो, मिरर में कितने फोकस होते हैं? मिरर में 1 फोकस, कॉनकेव कॉन्वेक्स कुछ भी हो, 1 ही फोकस होता है ना। लेकिन लेंस में 2 फोकस होते हैं। तो लेंस में 2 फोकल लेंथ होते हैं, और मिरर में 1 फोकल लेंथ होता है। दिस इज फोकल ज्योमेट्री। दोनों में डिफरेंस है लेंस और मिरर में, इसलिए दोनों का इमेज फॉर्मेशन अलग अलग है। समझ गए? इसीलिए जो काम लेंस कर सकता है वो मिरर नहीं कर सकता। इसमें आंसर क्या बनाया सेकंड फोकल ज्योमेट्री में? फॉर स्फेरिकल मिरर ऑलवेज, गलत बनाया है। फॉर लेंस देयर इज नो सच फिक्स रिलेशन, डिपेंड्स ऑन रेडियाई एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड द लेंस हैज 2 प्रिंसिपल फोकियाई। अच्छा, इसमें आंसर ऐसे बनाया, देखो मिरर का जो फोकस होता है वो किस पे डिपेंड करता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर पर। याद है? ये कर्वेचर है। अगर मिरर का कर्वेचर बदलेगा तो उसका रेडियस बदलेगा,
और रेडियस का हाफ होता है फोकल लेंथ। तो जब तक रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं बदलता तब तक फोकल लेंथ मिरर का नहीं चेंज होता, समझे? क्योंकि मिरर का फोकल लेंथ किस पे डिपेंड करता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर पर डिपेंड करता है। जब रेडियस बदलेगा कर्वेचर के बदलने से तो ही फोकल लेंथ चेंज होगा। लेकिन लेंस का फोकल लेंथ, आंसर है वो रेडियस पे डिपेंड तो करता ही है। दो सरफेस न होती लेंस में से, इस सरफेस का रेडियस इधर और इस सरफेस का रेडियस इधर, तो दो रेडियस पर डिपेंड करता है लेंस का फोकल लेंथ। सिर्फ रेडियस पर डिपेंड नहीं करता बल्कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ ग्लास पर भी डिपेंड करता है। नहीं समझे? लेंस जिस ग्लास से बना है, जिस कांच से बना है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है उस पर भी डिपेंड करता है। और इसका आंसर हम दे रहे हैं किस फॉर्मूले की हेल्प से? लेंस मेकर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 और मल्टीप्लाई में 1/r1 माइनस 1/r2। तो 1/f फोकल लेंथ ऑफ द लेंस किस पर डिपेंड करता है? म्यू पर, यानी किस कांच से आपने लेंस बनाया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है कि ज्यादा, और दूसरा 1/r1 1/r2 दोनों सरफेस का रेडियाई। तो लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर भी डिपेंड करता है और रेडियस पर भी डिपेंड करता है, दोनों सरफेस की। लेकिन मिरर का फोकल लेंथ जो है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है ना दो ठो रेडियस, क्योंकि उसमें एक रेडियस होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पर डिपेंड करता है। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर बदलेगा तो ही फोकल लेंथ बदलेगा। और रेडियस ऑफ कर्वेचर कब बदलेगा? जब ये कर्वेचर कम ज्यादा होगा। और ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में भी आता है कि अगर आपने कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर या कॉनकेव लेंस या कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर को पानी में डुबा दिया तो उसके फोकल लेंथ का क्या होगा? द आंसर इज नो चेंज। किसी भी टाइप के मिरर को अगर आपने पानी में डिप किया तो उसके फोकल लेंथ का क्या होगा? कुछ ना होगा, क्योंकि वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड ही नहीं करता। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल गया है पानी का, मीडियम का, लेकिन मिरर का फोकल लेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड नहीं करता। इसलिए आप मिरर कोई सा भी हो पानी में डुबाओ निकालो, फोकल लेंथ नहीं बदलता, क्योंकि फोकल लेंथ कर्वेचर पर डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पर। तो जब तक आर नहीं बदलेगा तब तक फोकल लेंथ नहीं बदलेगा। लेकिन लेंस को पानी में डुबाओगे तो चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लेंस का जो फोकल लेंथ है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर भी डिपेंड करता है, अकॉर्डिंग टू लेंस मेकर फार्मूला। तो ये आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि अगर आपने एक लेंस को पानी में डुबाया, पानी में, वाटर में, कॉन्वेक्स लेंस को पानी में डुबा दिया, बताइए उसका फोकल लेंथ क्या होगा? द आंसर इज इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और वो लेंस कॉन्वेक्स लेंस की ही तरह बिहेव करेगी, लेंस में कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन फिर से वो 3 केस में दोहराऊंगा। अगर आपने कॉन्वेक्स लेंस को एक ऐसे पानी में, एक ऐसे लिक्विड में डुबाया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है, किसमें डुबाया? एक ऐसे लिक्विड में आपने लेंस को डुबा दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से कम है, तो ये लेंस में बदलाव नहीं होगा, ये एज इट इज कॉन्वेक्स लेंस की तरह ही बिहेव करेगी, बस इसका फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, लेकिन रहेगी ये कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन अगर आपने कॉन्वेक्स लेंस को एक ऐसे लिक्विड में डुबाया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज्यादा है, अपने से ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले में आपने डुबा दिया लेंस को, तो फिर वो लेंस, कॉन्वेक्स लेंस डुबाए हैं तो वो कॉन्केव की तरह बिहेव करेगी, उसका फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाता है, याद रहेगा। अगर ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले लिक्विड में डुबा रहे हैं तो कॉन्वेक्स लेंस किसकी तरह बिहेव करती है? कॉन्केव लेंस बन जाती है और फोकल लेंथ क्या हो जाता है? नेगेटिव। लेकिन तीसरा केस, अगर आपने कॉन्वेक्स लेंस को एक ऐसे लिक्विड में डुबाया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के ही बराबर है, अपने ही बराबर वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपने लेंस को डुबा दिया, तो क्या होगा? आंसर है फोकल लेंथ इंफिनिटी शिफ्ट हो जाती है और वो जो लेंस है वो प्लेन ग्लास की तरह बिहेव करने लगता है, ग्लास प्लेट की तरह, जिसके आर पार आप आसानी से देख सकते हैं, कोई इसमें मैग्निफिकेशन नहीं होता, एकदम सिंपल पतला कांच नहीं होता जिसके आर पार देखा जा सकता है आसानी के साथ, ये प्लेन ग्लास बन जाती है, उसकी तरह बिहेव करता है और फोकल लेंथ क्या होता है? इंफिनिटी। तो ये 3-4 बातें याद रखिएगा। तो मेरे ख्याल से पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरे क्वेश्चन में पूछा है बी में, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द रियल इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस एंड ऑब्जेक्ट। अगर एक कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज बनाता है तो बताओ ऑब्जेक्ट और उसके बनाए हुए इमेज के बीच में मिनिमम दूरी कितनी होगी? मिनिमम डिस्टेंस, हाँ, लेंस से ऑब्जेक्ट की दूरी, लेंस से इमेज की दूरी कुछ होगी, तो ऑब्जेक्ट से इमेज की दूरी मिनिमम कितनी होगी रियल इमेज बनाने के लिए? रियल इमेज शुरू के 5 केस में बनता है, जब तक ऑब्जेक्ट कहां तक ना रखा हो, फोकस के पहले फोकस में तो इन्फिनिटी चला जाता है, तो जब तक आप ऑब्जेक्ट को 2f और f के बीच तक रखते हैं तब तक वो रियल इमेज बना के देता है हमको। लेकिन जैसे फोकस पर रखते हैं तो लेंस के बाद, रिफ्रैक्शन के बाद रेस पैरेलल हो जाती है, इन्फिनिटी चली जाती है, समझ आया। और उसके बाद के केस में भी वो बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है 6वें केस में, फोकस और पोल के बीच में जब आप रखते हैं, या फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब आप रखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम थोड़ा सा बोर्ड यूज कर लेते हैं, ठीक है। देखो
इसका आंसर देने के लिए हम ऐसा करते हैं, एक लेंस बना लेते हैं। ये कॉन्वेक्स लेंस है। मान लो हमने ऑब्जेक्ट को, इधर होता है सेकंड फोकस, इधर होता है फर्स्ट फोकस, मालूम है, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। अगर रियल इमेज बनाना है तो ऑब्जेक्ट को कहां तक रखना है हमको? फोकस के पहले पहले तक रखना है, कहीं भी रख दो, आगे 2f इंफिनिटी में नहीं बना रहा, समझ आया? तो मान लो मैंने ऑब्जेक्ट को यहां रखा, या याद रखिएगा फोकस पर रखेंगे तो ना इंफिनिटी पर चली जाएगी रे, तो फोकस के जस्ट पहले पहले रखना है भाई। मिनिमम डिस्टेंस बनाना है तो फोकस से सटा हुआ होना चाहिए ऑब्जेक्ट, ऐसे फोकस से जस्ट पहले, समझ गए? तो मान लो हमने ये ऑब्जेक्ट रख दिया ए बी फोकस के जस्ट पहले, इसका इमेज कहां बनेगा? रियल इमेज उस तरफ बनेगा। याद करो जब फोकस पर होता है तो इमेज कहां चली जाती है? इंफिनिटी। तो अगर मैं 2f और f के बीच में रखूंगा तो इमेज कहां जाएगा? 2f और इंफिनिटी के बीच में। तो ये फोकस है, सेम डिस्टेंस पर क्या होता है? 2f, ठीक। तो इमेज कहां चला जाएगा? यहां चला जाएगा। मैं रे डायग्राम नहीं बनाना चाहता, पैरेलल जाने वाली रेस कहां से जाती है? फोकस से, ऐसे, और एक हम ले लेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, ये यहां पर जाकर कैसे मिल जाएगी? सपोज दिस इज इमेज a डैश b डैश, बना चुके हो ना पहले आप इसको, ठीक। तो इसमें मत पढ़िए, ये 2f के बाद बनता है, रियल इमेज है। अब क्वेश्चन ये बोलता है कि ऑब्जेक्ट से लेकर के इमेज तक की ये जो दूरी है, ये दूरी मिनिमम होनी चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, समझे? देखो ऑप्टिकल सेंटर से इमेज की दूरी को किससे दिखाते हैं? b से। इसमें आंसर में p क्यों लिया है तो हम भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। किससे दिखाते हैं? v से। और उधर के डिस्टेंस को कैसे लिया जाता है? पॉजिटिव। और ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की दूरी को u से दिखाते हैं, इधर के डिस्टेंस को माइनस लिया जाता है, समझ आया? और डिस्टेंस, फोकल लेंथ, इनका रिलेशन लेंस फॉर्मूले से होता है लेंस फॉर्मूले से कि नहीं होता? ठीक, क्या है लेंस फॉर्मूला? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यही होता है। तो मान लो आपकी बुक ने जैसे बनाया वैसे मैं बना लेता हूं। v की वैल्यू मान लो आप q, और इसकी वैल्यू मान लो p, कुछ भी बना लो, दिस इज p, तो ये माइनस p हो जाएगा। समझ में आया? इसको क्या पुट करोगे आप? माइनस p, और इसको प्लस q, ठीक है, यहां पुट कर दो। और आप चाहे डायरेक्ट v और u से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो, या p और q कुछ भी यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई बात समझ? अच्छा, अब हमको डिस्टेंस मिनिमम रखना है, मिनिमम। तो कैसे रखेंगे? व्हाट शुड बी द कंडीशन कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मिनिमम रहे? कंडीशन क्या हो सकती है? कंडीशन ये हो सकता है कि इधर का डिस्टेंस और उधर का डिस्टेंस कैसा होना चाहिए? बराबर। बराबर, ये तो मैंने एक पर्टिकुलर केस न लिया, डायग्राम ये करेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट का लेंस से दूरी और लेंस से इमेज की दूरी, दोनों दूरी कैसी होनी चाहिए? बराबर। बराबर रियल इमेज के लिए, तभी हमारा जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो मिनिमम होगा। नहीं समझे? कोई एक डिस्टेंस भी अगर ज्यादा हो गया तो फिर दोनों का सम जो डिस्टेंस बनाएगा वो डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? ज्यादा। समझ आया? सो फॉर मिनिमम डिस्टेंस v शुड बी इक्वल टू u। दोनों के डिस्टेंसेस कैसे होने चाहिए? लेंस के इधर, लेंस के उधर, दोनों बराबर बराबर डिस्टेंस पर होने चाहिए। ठीक है, तो आप चाहें तो v और u पुट करके भी डायरेक्ट इसको बना सकते हैं, और चाहें तो वैसे भी इसको बना सकते हैं। तो हम u और v से ही बना लें, ठीक, p और q की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए 1/f इज इक्वल टू v कैसा रखना है हमको? पॉजिटिव। u कैसा रखना है हमको? निगेटिव। समझ में आया? तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा? 1/v प्लस 1/u। और मिनिमम डिस्टेंस के लिए v और u कैसे होने चाहिए? बराबर। तो आप चाहो v की जगह u पुट कर दो या u की जगह v पुट कर दो, कुछ भी। 1/v प्लस 1/v, जब आप इसको सॉल्व करेंगे डिनोमिनेटर v, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ये भी सेम आएगा 2/v। सो 1/f इज इक्वल टू 2/v। तो v की वैल्यू कितनी मिल गई? 2f। और v और u बराबर है, इसलिए v और u दोनों का मेजरमेंट कितना हो गया? 2f। आया समझ? यानी यहां से ऑब्जेक्ट भी कितनी दूरी पर होना चाहिए? 2f। और यहां से इमेज भी कितनी दूरी पर बनना चाहिए? 2v। तो व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू इमेज? हाँ, 4 है।
Therefore, minimum distance from object to image for real image formation क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट से लेकर के इमेज तक की दूरी दिख रहा है, यहां से लेकर यहां तक. दिस इज v प्लस u एंड दिस इज 2f प्लस 2f. अल्टीमेटली दिस इज 4f. ये 4 है ना, तो 4f होना चाहिए ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी को. अगर हम रियल इमेज चाहते हैं तो इससे ज्यादा होगा तो फिर वर्चुअल इमेज हो जाएगा. ठीक हो गया. ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं अपन. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. राहुल्स फादर हैड डिफिकल्टी इन रीडिंग बुक्स. राहुल के पिताजी को किताब पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है. क्यों दिक्कत होती है? आंख वाँख खराब हो गई होगी. ठीक, ध्यान से शब्दों को सुनना. ही यूज्ड टू रीड बाय कीपिंग द बुक फार अवे. जब उनको किताब पढ़ना होता है तो किताब कैसे रखते हैं? इसे दूर रखते हैं, तब उनको दिखता है. यानी पास में रखने से नहीं दिखता, दूर रखने से दिखता है. आई बात समझ? तो ये समझ गए. तो ये कौन सी बीमारी है जी जो पास रखने से नहीं दिख रहा, दूर रखने से दिखता है? बीमारी आंखों की 3 टाइप की होती है. आंखों की बीमारी 3 टाइप की होती है. एक पास का ना दिखना, एक दूर का ना दिखना, और एक दोनों ना दिखना. पास के ना दिखने को बोलते हैं शॉर्ट साइटनेस, दूर के ना दिखने को बोलते हैं लॉन्ग साइटनेस, और दोनों ना दिखने को बोलते हैं प्रेसबायोपिया. शॉर्ट साइटनेस का दूसरा नाम है मायोपिया. दूर का नहीं दिखता, लॉन्ग साइटनेस को बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, और दोनों नहीं दिखता प्रेसबायोपिया. ठीक, समझ गए यहां तक? तो उनको समस्या क्या है? पास में नहीं दिखता, दूर रखते हैं तो दिखने लगता है. समझ आया? अब आगे क्वेश्चन बोलता है, राहुल वॉज ए स्टूडेंट. राहुल एक विद्यार्थी है. ही वॉज टॉट इन स्कूल. उसने स्कूल में पढ़ा है. दैट विथ एजिंग, दैट विथ यानी उम्र के बढ़ने के साथ साथ विजन डिफेक्ट्स डेवलप इन द आईज. आंखों की बीमारी जो है शुरू हो जाती है, बढ़ने लग जाती है एज के बढ़ने के साथ साथ. दिस इज द की वर्ड, याद रखिएगा, एजिंग. यानी राहुल के पिताजी को जो बीमारी हुई, पास का नहीं दिखता, दूर का दिखता है, वो एज के बढ़ने की वजह से हुआ है. एज के बढ़ने की वजह से हुआ है. तो ये कौन सी बीमारी होती है जो एज के साथ नहीं दिखता? आंसर है प्रेसबायोपिया. फिर आप ये नहीं बोलोगे कि पास का नहीं दिख रहा तो मायोपिया है, दूर का दिख रहा है ना, दूर का नहीं दिख रहा है तो हाइपरमेट्रोपिया है, पास का दिख रहा है, या दोनों नहीं दिख रहा है तो हम क्या बोलेंगे? प्रेसबायोपिया. तो वैसे तो उनको नजदीक का नहीं दिख रहा है, बीमारी क्या होनी चाहिए? मायोपिया, यानी शॉर्ट साइटनेस. लेकिन चूंकि इसमें कीवर्ड क्या आ गया? एज के साथ साथ बुढ़ापे की वजह से आंखों में बीमारी पैदा हुई है, तो बुढ़ापे के साथ साथ जो आंख की बीमारी होती है उसको क्या बोलते हैं? प्रेसबायोपिया. चाहे वो नजदीक का हो चाहे दूर का हो. समझ रहे हो? समझ रहे हो? चाहे भले उनको नजदीक का नहीं दिख रहा, दूर का दिख रहा है, या दूर का ना दिखता, नजदीक का दिखता, लेकिन बुढ़ापे की वजह से, तो इस बीमारी को क्या बोलते हैं? प्रेसबायोपिया. मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया हम यूज नहीं करेंगे इसके लिए, याद रहेगा. आगे क्वेश्चन बोलता है, विजन डिफेक्ट्स कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट लेंस. आंखों की बीमारी को प्रॉपर लेंस यूज करके ठीक किया जा सकता है. नजदीक का नहीं दिखता, कॉन्वेक्स लेंस यूज करना पड़ता है मायोपिया में, और दूर का नहीं दिखता तो कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, और दोनों नहीं दिखता तो प्रेसबायोपिया है. तो आंसर है बाईफोकल लेंस यूज करते हैं, जिसमें कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों होता है. बाईफोकल लेंस बोलते हैं उसको. ठीक है. राहुल आस्क्ड हिज फादर टू गो टू द डॉक्टर. राहुल ने पिताजी को कहा भैया डॉक्टर को दिखा लो. एक्सेप्टिंग राहुल्स एडवाइस, पिताजी ने राहुल की सलाह मानते हुए हिज फादर वेंट टू द डॉक्टर. डॉक्टर के पास चले गए. द डॉक्टर एग्जामिंग हिज आईज एंड गेव हिम अ पेयर ऑफ ग्लासेस. जांच पड़ताल किया डॉक्टर ने आंखों का, पिताजी का, और उनको एक जोड़ा चश्मा दे दिया, लेंस दे दिया, 2 पेयर हो गया. नाउ राहुल्स फादर गॉट रीड ऑफ द डिफिकल्टी इन रीडिंग बुक्स. तो उनको जो किताब पढ़ने में दुश्वारी आ रही थी, दिक्कत आ रही थी, उससे उनको मुक्ति मिल गई, यानी आंखें ठीक हो गई. ठीक. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द अबव पैसेज. अब आपको आंसर देना है. कीवर्ड्स क्या है? पास का नहीं दिखता, दूर का दिखता है, लेकिन दूसरा कीवर्ड क्या है? एज. तो उसके लिए प्रेसबायोपिया यूज करेंगे. पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आई डिफेक्ट्स आर देयर? राइट देयर नेम्स. तो आंसर है 3. मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, या शॉर्ट साइटनेस, लॉन्ग साइटनेस, प्रेसबायोपिया. ठीक है, लिख लोगे. What type of vision defect did राहुल्स फादर है? राहुल के पिताजी को कौन सी बीमारी थी आंखों की? प्रेसबायोपिया. आप मायोपिया नहीं बोलेंगे क्योंकि एजिंग के साथ डेवलप हुई है. राइट. व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस विजन डिफेक्ट? इसका कारण क्या है? आंसर है एजिंग, उम्र के बढ़ने के साथ साथ बुढ़ापा.
ठीक, ये कारण है। विच लेंस इज यूज टू करेक्ट इट, नजदीक का ना दिखने के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है? कॉन्वेक्स लेंस। इसमें आंसर बनाया होगा, तीनों बनाया, बढ़िया आंसर ठीक है इसका, आप लिख सकते हैं। कारण लिखा है, इट ऑकर्स ड्यू टू डिक्रीजिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस एंड वीकनिंग ऑफ द सिलियरी मसल्स विथ एज, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। अब मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाहता, दूर का देखना, पास का देखना, लेंस को आंख के मसल्स दबाते हैं जिनको सिलियरी मसल्स बोलते हैं। पास का देखना है, लेंस दबा देते हैं, मसल्स जो है आंखों के दबा देते हैं लेंस को, ताकि हमारा जो फोकस है वो यहां सेंटर हो जाए इसमें, और हम नजदीक का देखें। लेकिन आंखों में फैटिग शुरू हो जाता है, दर्द, तो उससे मुक्ति के लिए हमको दूर देखना पड़ता है, ताकि दूर से आने वाली रेस पैरेलल आएंगी और आंखें रिलैक्स हो जाएंगी, यानी ये जो मसल्स आंखों को दबाते हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे, तो आंखों का दर्द खत्म हो जाता है। समझ आया? इसको फैटिग बोलते हैं। क्या कहते हैं? फैटिग। तो भाई जाहिर सी बात है, मशीन ही है ये, बार बार दबाना खुलना, ऐसे दबना खुलना, दबना खुलना, दबना खुलना, ढीला हो जाता है लेंस, और ढीला हो गया तो फिर प्रॉपर तरीके से दबेगा नहीं, खुलेगा नहीं। जब दबेगा नहीं तो पास का दिखेगा नहीं। नहीं समझे? लेंस, आंखों के जो लेंस होते हैं, पुतलियां जिसको प्यूपिल बोलते हैं, इरिस बोलते हैं, उसको सिलियरी मसल्स दबाते हैं, एडजस्ट करते हैं नजदीक का दूर का देखने के लिए। लेकिन एजिंग के साथ साथ बार बार कई साल से काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात ये भी बूढ़े होंगे, तो इनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कमजोर हो जाती है। अब ये प्रॉपर तरीके से लेंस को नहीं दबा सकते, इसलिए पास का नहीं दिखता। ठीक, लिख लेंगे आंसर। ठीक, आगे क्वेश्चन पूछता है, विच लेंस इज यूज टू करेक्ट इट, तो आंसर क्या लिखा है इसमें करेक्शन के लिए? इट इज करेक्टेड बाय यूजिंग ए कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, और स्पेक्टेकल विथ बाईफोकल लेंस, क्योंकि बुढ़ापे में बाईफोकल लेंस भी लगाते हैं, उसमें कॉन्वेक्स लेंस भी होता है, कॉनकेव भी होता है, तो आप दोनों लेंस यूज कर सकते हैं। एजिंग के लिए बाईफोकल लिखा हुआ है, अदरवाइज कॉन्वेक्स लेंस इज सफिशिएंट। अगला क्वेश्चन, व्हाट वैल्यूज हैज राहुल डेमोन्स्ट्रेटेड, ये तो आप समझ रहे हैं इसमें क्या क्या लिखा जा सकता है। अवेयरनेस ऑफ साइंस एंड हेल्थ, केयर एंड कंसर्न फॉर हिज फादर वेल बीइंग, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर बाय गाइडिंग हिज फादर पोलाइटली, अच्छे से समझाया सम्मान पूर्वक, पिताजी को नहीं, पिताजी का डंडा ना चल जाता, मेरे को समझा रहा नालायक, मैं बाप हूं कि तू बाप है, ऐसे ना होता है, मेरे बाप बनने चला यार मेरा बेटा, तो पोलाइटली समझाया, कितने अच्छे तरीके से हैंडल किया पिताजी को। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स फैमिली मेंबर्स, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे अलकाबात आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ए मैन वॉज ऑन हिज वे टू स्कूल, अमन है ना, अमन नहीं है, अमन, अमन वॉज ऑन हिज वे टू स्कूल, अमन अपने स्कूल के रास्ते में जा रहा था। इट हैड रेन सम टाइम्स एगो, कुछ समय पहले बरसात हुई थी। ए रेनबो वॉज विजिबल इन द वेस्ट, वेस्ट डायरेक्शन में एक रेनबो दिख रहा था, इंद्रधनुष, वेस्ट किसको बोलते हैं? पश्चिम दिशा, तो एक रेनबो दिख रहा था उनको, इंद्रधनुष दिखा। ए क्वेश्चन अरोज इन हिज माइंड एज टू व्हाई अ रेनबो इज विजिबल, अचानक अमन के मन में एक सवाल उठा कि ये काहे दिख रहा है इंद्रधनुष। ठीक, ही डिस्कस इट विथ हिज क्लासमेट, स्कूल पहुंचने के बाद उसने अपने क्लासमेट्स के साथ इसको डिस्कस किया। बट नो वन हैड अ सेटिस्फैक्टरी आंसर, लेकिन किसी के पास संतोषजनक आंसर नहीं था, बच्चे हैं कहां से आंसर रहेगा। ही पुट फोर्थ हिज प्रॉब्लम टू हिज टीचर इन द फिजिक्स पीरियड, जब फिजिक्स की क्लास लगी तो उसने इस सवाल को अपने टीचर से पूछ लिया। द टीचर गेव डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द रेनबो, फिर टीचर ने रेनबो के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दिया बच्चों को। ऑल द स्टूडेंट्स वेर वेरी सेटिस्फाइड, और सारे स्टूडेंट जो है वो सेटिस्फाइड हो गए, संतोषजनक जवाब दिया टीचर ने। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अब देखो इसमें कीवर्ड क्या था? रेनबो। रेनबो क्या चीज होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, दिस इज द फिनोमिना, लाइट जब वाटर ड्रॉपलेट के साथ टकराती है फैल जाती है। ठीक, अच्छा, अलग अलग कलर का दिखना कौन सा फिनोमिना है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट, जो प्रिज्म में पढ़ाया मैंने, प्रिज्म में लाइट एंटर करती है, अलग अलग कलर में नहीं टूट जाती, उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन। तो रेनबो में डिफरेंट कलर दिखते हैं, 7 कलर, मतलब कलर में लाइट टूट जाती है, ये फिनोमिना कौन सा हो गया? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, और लाइट टकरा के बिखरती तब तो हमको अलग अलग दूर दूर में कलर दिखते हैं, इसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट का फैलना। ठीक, अब रेनबो कैसे बनता है? पानी की बूंद की वजह से। पानी की बूंद ऐसे स्फेरिकल होती है, स्फेरिकल, समझे, और स्फेरिकल का सरफेस ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता पैरेलल, पैरेलल होता तो लाइट काहे के लिए डिफ्रैक्ट होती? प्रिज्म का सरफेस कैसे होता है? ऐसे ही ना होता है, मुड़ा हुआ, तो लाइट डिफ्रैक्ट होती है, फैलती है, अलग अलग कलर में टूट के निकलती है। वैसे ही पानी की बूंद का सरफेस भी होता है ऐसे, जो आकाश में होती है। तो जब इसमें लाइट पड़ती है तो ये भी प्रिज्म की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इसके सरफेस भी कर्व है, मुड़े हुए हैं, सीधे नहीं है। तो पानी की बूंद भी किसकी तरह बिहेव करती है? प्रिज्म की तरह, और पानी की बूंद ही चमकने लगती है तो हमको इतने सारे रेनबो में कलर्स दिखते हैं।
अब पानी की बूंद का चमकना अलग अलग कलर में, ये क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लाइट अंदर घुसी, पानी के अंदर फंस गई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो, क्योंकि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस बना के घुसी, तो लाइट पानी की बूंद के अंदर फंस जाती है, तो लाइट की बूंद चमकने लगती है, फिर वो पानी की बूंद से निकलती है, तो अलग अलग एंगल पर निकलेगी, क्योंकि सरफेस ऐसा होता है पानी की बूंद का, और अलग एंगल पर निकलेगा तो अलग अलग कलर में निकलेगा, डिस्पर्सन हो गया। तो कौन कौन सा फिनोमिना हुआ? पहला रिफ्रैक्शन, क्योंकि लाइट हवा से, एयर में से कहां घुसती है? पानी के अंदर। एयर रेयर मीडियम हो गया और पानी की बूंद डेंसर मीडियम हो गया, तो लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में गई, कौन सा फिनोमिना? रिफ्रैक्शन। दूसरा, जैसे ही लाइट पानी की बूंद के अंदर घुसी, फंस गई, इधर उधर घूमने लग गई, TIR। तीसरा, जैसे ही पानी की बूंद से कहीं से तो निकलेगी, तो पानी की बूंद का सरफेस स्फेरिकल होता है, जब वो निकलेगी तो फैल जाएगी, अलग अलग कलर्स में बढ़ जाएगी, डिस्पर्सन। तो पहला रिफ्रैक्शन, दूसरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और तीसरा डिस्पर्सन ऑफ लाइट। 3 फिनोमिना होते हैं इसमें। तो पहला क्वेश्चन क्या था इनका? पहला क्वेश्चन था व्हाट वैल्यू डिड अमन डिमॉन्स्ट्रेट? ये तो लिख लोगे, अमन में कौन कौन सा गुण दिखता है? वही क्यूरियोसिटी, इंटरेस्ट इन नेचुरल फिनोमिना, साइंटिफिक एटीट्यूड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, विलिंगनेस टू लर्न एंड सीकिंग करेक्ट नॉलेज, शेयरिंग नॉलेजेबल बाय डिस्कसिंग विद क्लासमेट। दुनिया भर की चीजें लिख सकते हैं। अब इसके दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। विच 2 लाइट रिलेटेड फिनोमिना कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो? लाइट के ऐसे कौन से 2 फिनोमिना हैं जिसकी वजह से रेनबो बनता है? नंबर 1 रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और नंबर 2 डिस्पर्सन ऑफ लाइट, लाइट का टूट जाना अलग अलग कलर्स में। तो वही चीजें यहां पर लिखी हुई हैं, आप इसको बना लेंगे। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ 3 नेचुरल फिनोमिना रिलेटेड टू लाइट। नेचर में होने वाले कोई 3 फिनोमिना बताओ जो लाइट से रिलेटेड हो। पहला मिराज, पढ़े हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारों का टिमटिमाना, जबकि लाइट कंटिन्यूअसली आती रहती है। हमारे एटमॉस्फेयर के कारण लाइट कम ज्यादा होती है, अच्छे से पहुंच नहीं पाती, इसलिए तारे हमको टिमटिमाते हुए दिखते हैं। दूसरा रेनबो खुद हो गया। ऐसे 2-3 आप लिख सकते हैं, बन जाएगा। आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है, सरोज वॉज ट्रेवलिंग इन अ कार विथ हर ब्रदर। सरोज अपने भाई के साथ कार में जा रही है। हु इज एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन, उसका भाई इंजीनियर है बाय प्रोफेशन। ठीक है। इट वॉज द मंथ ऑफ मई, गर्मी का महीना है भैया, मई का। मई बोल के क्या बता दिया उसने? गर्मी का महीना, और वो रोड में जा रही है, तो क्या बनता होगा दूर से देखने से? मिराज। तो मई लिख के, मई का महीना लिख के, गर्मी का महीना बता के आपका ध्यान कहां केंद्रित किया जा रहा है? मिराज वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर। मिराज किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? फिजिक्स के, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसी पर बेस्ड है ना। ठीक। द रोड वॉज शाइनिंग इन द डिस्टेंस, दूर से देखने से रोड कैसा दिख रहा था? चमकदार, शाइन दिख रहा था, पानी जैसा। इट सीम एज इफ देयर वॉज वाटर देयर, ऐसा लग रहा था कि दूर में क्या है, जहां चमक रहा है रोड, पानी है, वहां पर पानी दिखा। व्हेन सरोज मूव अहेड, जब सरोज वहां पहुंची कार से चलते हुए, शी फाउंड आउट देयर वॉज नो वाटर देयर, वहां उसको कोई पानी नहीं दिखा, क्योंकि दूर से दिख रहा था, वहां जाने पर नहीं दिखा। इट वॉज एन इल्यूजन, ये क्या था? भ्रम था। इल्यूजन मतलब भ्रम। शी वॉज वेरी सरप्राइज, उसको बड़ा अजीब लगा, सरप्राइज हो गई कि ऐसा कैसे हो गया कि मेरे को पानी तो दिख रहा था, लेकिन पास पहुंचने से पानी है ये नहीं है वहां। सरोज आस्क हर ब्रदर द रीजन फॉर दिस, सरोज ने अपने भाई जो कि इंजीनियर है उससे इसका कारण पूछा। हर ब्रदर वॉज एन इंजीनियर, भाई इंजीनियर था। ही रिजॉल्व हर डाउट्स बाय एक्सप्लेनिंग इन डिटेल, उसने डिटेल एक्सप्लेनेशन देके उसके डाउट को क्लियर किया। समझ गए टॉपिक कहां ले जा रहा है आपको? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द अबव पैसेज। अब आपको कुछ सवालों के जवाब इसमें देने पड़ेंगे। ठीक है। क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द इल्यूजन ऑफ वाटर ऑन द रोड? द आंसर इज मिराज। एक्सप्लेन ब्रीफली, आप कर लेंगे, मैंने पढ़ाया है कि गर्मी के दिनों में क्या होता है? गर्मी के दिनों में रोड के कांटेक्ट में जो एयर होती है वो गर्म हो जाती है। गर्म हो गई तो मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए, तो एयर हल्की हो गई, रेयर, और उसके ऊपर की लेयर एयर की डेंस, उसके ऊपर की और डेंस, उसके ऊपर की और डेंस। और जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट आती है तो TIR होता है, लाइट ऐसे मुड़ के आंख में आती है। और जब हम आंख से देखते हैं तो आंखों का नेचर क्या है? लाइट को रीप्लॉट करना। तो हमको लगता है कि यही पानी दिख रहा है या किसी चीज की छाया दिख रही है। जैसे दूर में पेड़ है, पेड़ के पत्ता ऊपर है, वहां से लाइट आई, लेकिन लाइट कहां से आ रही? हवा से। और एयर में अलग अलग लेयर बने, ऊपर की लेयर जो हवा की है वो डेंस है और नीचे रेयर है, तो लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आती है। और अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल हो गया तो लाइट मुड़ जाएगी, सेम ऊपर आ जाएगी आंख में। लेकिन हमारी आंख तो भैया नीचे प्लॉट करती है, तो हमको लगता है कि पेड़ का पत्ता नीचे दिख रहा है, मतलब पानी में ही छाया बन रहा होगा, तो नीचे पानी लगता है, ये वजह है। ठीक, तो आप इसका आंसर पढ़ लीजिए। दिस इल्यूजन इज कॉल्ड अ मिराज। ऑन अ हॉट डे द एयर नियर द रोड इज मच हॉटर देन द एयर अबव, यानी नीचे की हवा जो रोड के कांटेक्ट में होती है गर्म होती है ऊपर की हवा के कंपैरिजन में। लाइट रेज बेंड ड्यू टू रिफ्रैक्शन, लाइट रे जब ऊपर से आती है रिफ्रैक्शन के कारण बेंड होकर ऊपर आ जाती है।
व्हेन पासिंग थ्रू लेयर ऑफ एयर विद डिफरेंट डेंसिटीज, अलग अलग डेंसिटी से जब लाइट रे आती है बेंड हो जाती है, ऊपर आ जाती है। एज अ रिजल्ट द लाइट रेज फ्रॉम द स्काई बेंड्स अपवर्ड, इसके कारण जो आकाश से लाइट रे आती है वो ऐसे ऊपर ही की तरफ बेंड हो जाती है TIR के कारण, ठीक। आफ्टर रीचिंग द हॉट सरफेस एंड द रोड अपीयर शाइनिंग लाइक वाटर, समझ गए, लिख लेंगे अपने शब्दों में, पढ़ाया हुआ है कुछ। दूसरा सवाल क्या है देखिए, इफ देयर वाज नो एटमॉस्फेयर वुड द लेंथ ऑफ द डे डिक्रीज और इंक्रीज एंड बाय हाउ मेनी मिनट्स, अगर हमारा एटमॉस्फेयर ना हो तो क्या दिन बढ़ जाएगा घट जाएगा, दिन का टाइम पीरियड कितना बढ़ जाएगा कितना घट जाएगा। जी मैंने पहले भी समझाया हुआ है आपको, देखिए इसमें होता यह है, सूरज निकलने से पहले ही सूरज दिखने लगता है 2 मिनट पहले, जबकि सूरज निकला नहीं है, तो दिन क्या है 2 मिनट पहले ही निकल गया, जबकि अभी दिन निकला नहीं है, 2 मिनट देर से निकलेगा। तो एटमॉस्फेयर होने के कारण, रिफ्रैक्शन होने के, छोटी क्लास में पढ़ाया जाता है 10वीं कक्षा में, एटमॉस्फेयर के कारण सनलाइट पहले मुड़ते मुड़ते आंखों तक आ जाती है, और आंख जब उसको रिट्रैक्ट करता है तो सन पहले दिखने लगता है, जबकि सन अभी, ऐसे समझो सन डूबा हुआ है, सन से आने वाली लाइट एटमॉस्फेयर से मुड़ते 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 आंख में आ गई, और आंख उसको सीधे रिट्रैक्ट करती है, लगता सूरज ऊपर ही है, जबकि सूरज नीचे है, दिखता ऊपर है, सूरज निकला नहीं है, 2 मिनट पहले ही ये निकला हुआ दिखता है, और 2 मिनट बाद सूरज निकलता है, यानी दिन कितने मिनट पहले निकल गया, 2 मिनट पहले, जबकि अभी दिन हुआ नहीं है, अर्ली सनराइज हो गया। यही हाल सूरज डूबने के बाद होता है, सूरज डूब गया, क्या हो गया, लेकिन उसकी लाइट रे आती रहती है, रिफ्रैक्शन के कारण, एटमॉस्फेयर से रिफ्रैक्शन के कारण आंख में आई, और आंख उसको रिट्रैक्ट करता है, सूरज दिख रहा है, जबकि सूरज डूब चुका है, डूब चुका, लेकिन मेरे लिए दिन 2 मिनट बाद डूबेगा, समझे। तो 2 मिनट इधर लंबा हो गया दिन, और 2 मिनट पहले ही सूरज निकल आया, 2 मिनट उधर लंबा हो गया, यानी अभी सूरज नहीं निकला है लेकिन मेरे लिए निकल गया, तो 2 मिनट पहले में दिन स्टार्ट हो गया, तो 2 मिनट उधर बढ़ गया, और 2 मिनट सूरज डूबने के बाद बढ़ गया, 4 मिनट बढ़ गया, किसके कारण, एटमॉस्फेयर के कारण। अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होता तो दिन की जो लंबाई है वो 4 मिनट छोटी हो जाती, समझ आया। अब हम इसका आंसर पढ़ लेते हैं, देखिए, विदाउट द एटमॉस्फेयर देयर वुड बी नो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो कोई रिफ्रैक्शन भी नहीं होगा। ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वी सी द सन अबाउट 2 मिनट अर्लियर, रिफ्रैक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर के कारण सन हमको 2 मिनट पहले दिखता है एट सनराइज, एंड 2 मिनट लेटर एट सनसेट, सूरज डूबने के बाद भी 2 मिनट दिखता रहता है, यानी 2-2 मिनट करके 4 मिनट बढ़ गया दिन। हेंस द डे अपीयर्स लॉन्गर बाय 4 मिनट, इसलिए दिन 4 मिनट ज्यादा लंबा हमको लगता है। अब आगे देखिए, सो इफ देयर वाज नो एटमॉस्फेयर, अगर एटमॉस्फेयर ना हो, द लेंथ ऑफ द डे वुड डिक्रीज बाय अबाउट 4 मिनट, तो दिन की जो लंबाई वो 4 मिनट कम हो जाएगी, ना सूरज 2 मिनट पहले उगेगा और ना सूरज 2 मिनट बाद डूबेगा, अपने टाइम से उगेगा अपने टाइम से डूबेगा, 2-2 मिनट करके घट जाएगा, 4 मिनट कम हो जाएगा दिन की लंबाई, समझे। और आखिरी सवाल इसमें है, विच वैल्यूज विल यू इम्प्लांट इन सरोज, सरोज के अंदर आपको कौन सा गुण नजर आता है, ये तो आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, इसके आंसर क्या है, क्यूरियोसिटी एंड इनक्विजिटिवनेस टू लर्न न्यू थिंग्स, अपने शब्दों में लिखना, ये जरूरी नहीं कॉपी पेस्ट करना, साइंटिफिक टेम्परामेंट टू आस्क क्वेश्चन एंड सीक लॉजिकल आंसर, ओपन माइंडेड टू एक्सेप्ट एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन द साइंस, पेशेंस एंड ऑब्जर्वेशन स्किल्स व्हाइल अंडरटेकिंग नेचुरल फिनोमिना। ऐसे करके आप इसमें बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। आई होप ये 6 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम में आएंगे, जहां तक है। ठीक हो गया जी।